नेपाल में अब आगे क्या होगा? नेपाल के प्रदर्शन का बांग्लादेश और श्रीलंका से किस तरह की समानता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीना सीकरी हैं, पूर्व राजदूत हैं और बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। मैम, किस तरह से देख रही हैं नेपाल के प्रोटेस्ट को, खासकर अब जबकि प्रोटेस्ट तो शांत हो गया है, लेकिन अब वहाँ आने वाले वक्त में अंतरिम सरकार किसकी होगी उसको लेकर कवायद जारी है। जी, शुक्रिया। वाकई नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है वहाँ पे। और ये जो पैरेलल आपने कहा जो नेपाल में हुआ और जो बांग्लादेश में हुआ, उसमें सीधा पैरेलल बन रहा है। क्योंकि देखिए दोनों जगहों में ये युवा शक्ति का इस्तेमाल किया गया है और युवा के ग्रुप्स बनाए गए थे। नेपाल में भी हामी नेपाल है, जेनजी नेपाल है, ये युवा के ग्रुप्स हैं और इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखें उनको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन मिले, अब कल परसों 8 तारीख 9 तारीख अंग्रेज़ी में भी लिखे हुए हैं और उनमें ये भी लिखा है कि बच्चों को भी ले जाना है, उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबको दिखाने के लिए कि वो हैं। और ये भी देखा गया कि जो अटैक्स हुए, जैसे कि उन्होंने पुलिस को भड़काया, उन्होंने कहा कि पुलिस को कि आए उन पे, क्योंकि वो जा रहे थे सिंह दरबार की तरफ, जो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशनल इमारतें हैं उधर जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और उन्होंने बड़ी हानि पहुंचाया है इनको। जब पुलिस ने उनका अपोजिशन किया और पुलिस की गोली से कुछ लोग मारे गए, ये तो बिल्कुल चिंताजनक चीज़ है और बहुत ही ट्रेजेडी है और वाकई इन लोगों की जान तो नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो रिएक्शन इसका हुआ, ये बिल्कुल जो उन्होंने मैसेजेस अब्रॉड भेजे अन्य लोगों को, विस्तार में कहा कि देखिए हमारे पुलिस जो है युवा को मार रही है और ये आप लोग सब देखिए, इसको प्रोटेस्ट कीजिए। बिल्कुल यही स्थिति बांग्लादेश में भी थी। वहाँ भी युवा के ग्रुप से, यूनिवर्सिटी के लोग थे, उनको ट्रेनिंग दी गई, पॉपुलर म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया। और फिर जब पुलिस ने जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी उनका विरोध किया, उन्होंने कहा कि बंद कर दीजिए, पुलिस की गोली चली, कुछ लोगों की जान भी गई, ये बड़ी ट्रैजिक चीज़ थी। तो तब उन्होंने कहा कि ये देखिए ये शेख हसीना फैसिस्ट हैं, डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन हैं, इनको निकाल दिया जाए। और बिल्कुल वही तरह से ओली के खिलाफ भी कि ये फैसिस्ट, ये जो डिक्टेटर हैं, इनको निकाल दिया जाए। तो ये जो है बिल्कुल सेम प्लेबुक जिसको कहते हैं इस्तेमाल किया गया है दोनों जगहों में। और बिल्कुल तुरंत एक साल के बाद ये लगता है कि तैयारी ऐसे होती है, ट्रेनिंग ऐसी होती है युवा की, और कोई भी एक मौका मिलता है, कोई भी चीज़ एक ट्रिगर बन जाती है, तो उसके वजह से तो सारे लोग, उनको पहले ट्रेनिंग होती है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती है, वो आ जाते हैं और ये ऐसे स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है एकदम से। और देखा जाए कि बांग्लादेश में भी इंतरिम सरकार की डिमांड बनी थी, यहाँ भी इंतरिम सरकार की। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क जो है, जो मैं आप कह रही हूँ कि नेपाल में प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने स्थिति को संभाली है। और आप देखा जाए कि जैसे उन्होंने संभाल जो बांग्लादेश में नहीं हो पाया। ये भी, लेकिन बांग्लादेश को लेकर कहा जाता है कि बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। हमारी बातचीत बहुत लोगों से हुई तो उनका कहना है कि होम ग्रोन होगा, लेकिन बाहरी ताकतों का भी हाथ है नेपाल के मामले में, बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। जो बाहरी ताकतें हैं बिल्कुल उनका हाथ, तो इसलिए तो पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है कि बाहरी ताकतों का ज़रूरी ट्रेनिंग किसने दी, किन के पास रिसोर्सेज हैं जो ऐसे ट्रेनिंग करें, ग्रुप्स को बनाएं, उनकी वेबसाइट बनाएं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दें। ये तो होम ग्रोन चीज़। कौन होते हैं, कौन है? अब ये तो पता करने वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश में तो हमने देखा था कि वो जो गैर ताकतें थे वो सब पता था। लेकिन बांग्लादेश में उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो जमात इस्लामी का है, जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं उसका इस्तेमाल किया है। और आज के दिन तक भी यही इस्लामिक ग्रुप्स हैं, वही एक ताकत है बिहाइंड मोहम्मद यूनस। इंतरिम सरकार जरूर उनकी बनी थी और मोहम्मद यूनस, और नेपाल में अब जो है जेन जी, उनके जो ग्रुप्स हैं, उनके जो अभी जो उनका पॉपुलर ओपिनियन जो बना था सुशीला कार्की पे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। क्योंकि दो चीज़ें हुई। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ने अपनी पद को बड़ी अच्छी तरह से संभाला है। बीच में ये जो
अफवाहें भी निकली थी कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और एक दो भारतीय अखबारों ने ये कैरी भी किया था कि प्रेसिडेंट ये, लेकिन ये गलत अफवाहें थी। और प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सुदृढ़ तौर से अपने पोस्ट को संभाला है, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये कहा है कि स्थिति को संभालिए। तो जो परसों रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना स्टेटमेंट, पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट सर्कुलेट किया, फिर उन्होंने अपने स्टेटमेंट को दोहराया, पर्सनली भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट को डिलीवर किया, और उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि हम स्थिति को सामान्य बनाना चाहते हैं, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगी हम उसे फर्मली हैंडल करेंगे। और ये कहने से लोगों को पता चल गया कि इस बार जो है आर्मी का रोल बड़ा स्ट्रांग होगा, और इसके सामने जेन जी, हामी नेपाल, इन ग्रुप्स का कोई कुछ नहीं चलेगा। ये चीज़ बांग्लादेश में नहीं हुई थी। तो बांग्लादेश में नहीं हुई थी। अगर सरकार की बात करें, अंतरिम सरकार आई, यूनुस सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है वो कमज़ोर हुए हैं। नेपाल में सुशीला कार्की का नाम आया, तो आपको लगता है कि सुशीला कार्की भारत के लिए एक बेहतर अंतरिम सरकार की मुखिया साबित होंगी? कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, सुशीला कार्की की रेपुटेशन तो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ है। वो उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनका रोल चीफ जस्टिस का जब वो बनी थी, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट, उनका जैसे उन्होंने डिसीजंस दिए हैं, जैसे उन्होंने अपने आप का व्यवहार किया है, बहुत ही जो है प्रशंसापूर्वक है। और पूरे बांग्लादेश में इनकी कदर की जाती है और इनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब इनका नाम आया तो और भी स्थिति सामान्य होगी। लोगों ने समझा कि बस ये आ गई हैं तो स्थिति को हम संभाल लेंगे, और जो है इलेक्शंस कराने हैं इलेक्शंस कराएंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो सकता है वो हो जाएगा। आज के दिन में ये कल रात की खबर थी, और आज के दिन में कहते हैं कि अब चीफ ऑफ आर्मी से बातचीत चल रही है, लेकिन दोबारा वो अन्य लोगों का नाम लाया जा रहा है। और वही कोशिश, क्योंकि कल जो है जो सुशीला कार्की का नाम निकला था, वो कहते हैं कि जैन ने अपनी मीटिंग की थी, उनकी वोटिंग भी हुई थी, ऑनलाइन वोटिंग वगैरह, और उसमें इनका नाम निकला था। लेकिन उसमें ज़रूर, जैसे हमने कुछ टीवी चैनल्स पे देखे थे कल, जो नेपाल के युवा थी, उनमें दूसरे थे एक दो जो अन्य अलग वॉइस, हाँ अलग वॉइसेस आ रही थी। और आज सुबह जो मीटिंग हो रही है उससे लगता है कि ये वॉइसेस अब बालन शाह अन्य नाम को ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा अच्छा है। वो चाहते हैं कि नेपाल में कुछ भी व्यवस्था ख़राब ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब हो, और इसलिए मैं इसमें श्रीलंका का पैरेलल भी जोड़ना चाहती हूँ। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाला था। श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट हुए, बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ है। श्रीलंका में दोबारा से चुनाव हुआ, वहाँ सरकार जो पहले व्यवस्था थी, संवैधानिक व्यवस्था, उसके हिसाब से वहाँ सरकार चल रही है। बांग्लादेश में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनका प्रभाव है, जो अलग हैं, जो सरकार से अलग रही हैं, राजनीति से अलग। और अभी नेपाल में भी वही स्थिति दिख रही है। कैसे तीनों को पैरेलल करती हैं, या क्या फ़र्क है? श्रीलंका में ज़रूर युवा का प्रोटेस्ट हुआ था, और वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे जाएं, और उनके मतलब वही करप्शन के चार्जेस और नेपोटिज्म के चार्जेस की राजपक्षे फैमिली की 300 लोग अन्य अन्य पोस्ट में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने पोस्ट से सब लोगों को हटाया, जो फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, और फिर गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, वो चले गए। उसके बाद जो है युवा ने ये सोचा, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में लोग बड़े एजुकेटेड हैं और बड़े जेंटल हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब संविधान का रोल है, तो वो वापस पार्लियामेंट में चले गए। पार्लियामेंट में उन्होंने एक इंटरिम प्रेसिडेंट, रणनील विक्रमसिंघे इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए कुछ महीनों के लिए। उसके बाद इलेक्शंस हुए बिल्कुल संविधान के तौर तरीके से, और उसके बाद जो अभी सरकार इलेक्ट होके आई है, अनुराग नायके की सरकार, वो अभी चल रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। और भारत से संबंध भी है। हाँ, भारत के संबंध हैं। वहाँ यहाँ आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले थे, और हालांकि उनके पास में वो भारत के विरोध काफ़ी चीज़ें कहते थे, लेकिन वो आए हैं, बड़ी अच्छी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, और कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, प्रोजेक्ट्स की बातचीत हुई है। तो ये बड़ा अच्छा सामान्य तौर से चल रहा है। तो ऐसे ही नेपाल में मेरे ख्याल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशोक राज सिंघल, वो यही चाह रहे हैं कि सामान्य तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आए। जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बिना
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है। और बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो लोग सरकार में इंतरिम सरकार जिनमें है, और जो ये जो है जमात इस्लामी, उनके पीछे जो बिल्कुल ताकत है, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, पहले रिफॉर्म्स कीजिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलिए, हमें ये सेक्युलरिज्म का सब शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इसको निकालिए, और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, फिर हम देखेंगे इलेक्शंस का। लेकिन ये बात जो बांग्लादेश में उन्होंने कही है, ये बांग्लादेश के अवाम को स्वीकार नहीं है, उनकी स्वीकारी नहीं है इस बात पे, और वो चाह रहे कि नहीं, हमें इलेक्शन जल्दी चाहिए। जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जो अवामी लीग तो खैर उन्होंने उनकी एक्टिविटीज़ बैन कर दी, और जो बीएनपी के हैं उनको भी मतलब मिनिमाइज़ कर रहे हैं। बीएनपी कह रहे हैं कि हमें तो रिफॉर्म्स के ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें इलेक्शन चाहिए, और उन्होंने ज़बरदस्ती से मोहम्मद यूनुस से कहला के इलेक्शन अब फरवरी तक करा दिए हैं। पहले तो वो जून जुलाई की कह रहे थे, और फिर भी कह रहे थे कि देखेंगे रिफॉर्म्स में क्या होता है। तो अब भी पता नहीं वह इलेक्शन फरवरी में होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये एक और पैरेलल में ड्रॉ करूं कि नेपाल में भी जो युवा है वो भी यही कह रही है कि ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको हटा दीजिए, ये क्यों आए। तो ये जो कहना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वाकई मान लिया जाए कि नेपाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई हैं, उनका भी अब फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से बहुत ही रीजनल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज़ की वजह से ये स्टेबल सरकार बन ही नहीं सकती। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, जब इलेक्शंस होंगी, सरकार आएगी, तब ये कर सकते हैं। तो इसे पहले से करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नेपाल के लोगों को कई साल लग गए, सालों साल उनको लग गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब। एक सवाल करूंगा, बांग्लादेश से संबंध कमजोर है, नेपाल के साथ कैसा रहेगा, चाहे जिसकी भी सरकार आए, अंतरिम सरकार का मुखिया हो या आने वाले वक्त में चुनाव होता हो या आर्मी ही लीड करती हो, तो कैसा रहेगा संबंध? अच्छा ही रहेगा। हमने बांग्लादेश के साथ भी पहले दिन को, जब शेख हसीना भारत आ गई, तब भी हमने सरकार से कहा था कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि नई सरकार के साथ हम बिल्कुल सामान्य कोऑपरेशन जो हमारी पहले से बनी हुई है उसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, वही प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, और वो अटकनें डालने लगे, और ऑब्स्ट्रक्शन डालने लगे, अपने रूल्स चेंज करने लगे, जो बिल्कुल अच्छा एक फ्रेमवर्क बना था उसको बिल्कुल ख़त्म करने लगे। और वो लोग भी मैप्स दिखाने लगे, ग्रेटर बंगाल, ग्रेटर बांग्लादेश की मैप्स। और यूनुस ने जाके चीन में कहा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ये तो हमारे कब्जे में है, और सिर्फ हम डिसाइड करते हैं कि उनका एक्सेस बे ऑफ बंगाल को कैसे होता है। तो चीन के बिजनेस, आप आइए, आप बांग्लादेश में आइए, और हम आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट का। तो ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, और फिर उन्होंने बिल्कुल ये पार्टी एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी बैन कर दी। अब नेपाल के साथ देखें कि साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अगर किसी चीज़ें पे डिसएग्रीमेंट है तो भी हम उनसे बातचीत करके सब कुछ संभाल लेते हैं, और हमारे जो रिश्ते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, और सब जो सरकार है उनके साथ रिश्ते होते हैं। तो इसलिए वही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो हमने देखा है, सुशीला कार्की जी की स्टेटमेंट भी अच्छी थी, उन्होंने भी कहा है। और जो नेबरहुड की हिस्ट्री है, जो नेबरहुड की ज्योग्राफी है, उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं। जो ज्योग्राफी है नेबरहुड की, वो तो कोई बदल नहीं सकता। पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा इतना तेज है, इतना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल कल्चरली। और ये बांग्लादेश के साथ भी है और था, और श्रीलंका के साथ भी, हमारे सब नेबर्स के साथ यही है। तो हम वही चाहते हैं कि आप अपनी सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तौर तरीके जो दिए गए हैं उसके मुताबिक बना दीजिए, और जो भी सरकार आए। इसलिए हम बांग्लादेश में आज भी कहते हैं कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। और ये जो अंतरिम सरकार जिन्होंने एक साल में इलेक्शन नहीं किया है, वो तो दोबारा इलेक्शन नहीं करा सकती। तो एक न्यू कैटेगरी गवर्नमेंट बना के इलेक्शन करें, जो भी सरकार आएगी हम उसके साथ बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे। तो इसलिए हम नेपाल में भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शंस आएँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल इन लोगों की जो मौत हुई है ये बिल्कुल ट्रेजेडी है, और उन्होंने बिल्कुल अपना अफसोस प्रकट किया है इस पे। और उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि नेपाल के लोगों जान जाएंगे कि उनकी शांति होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नेपाल में भी एक इंतरिम सरकार, जो अभी सुशीला कार्की जी के नाम आ रहा है, उम्मीद है कि उसी पे फाइनलाइज हो जाएगा, और इंतरिम सरकार शांति लाएगी। सब कुछ जो इलेक्शन कमीशन के तौर तरीके होते हैं उसके मुताबिक इलेक्शन की तैयारी होगी, और जो भी सरकार उसमें आए, बट इलेक्शंस मस्ट बी फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव।
किसी को हटाना इलेक्शन से कि देखिए, क्योंकि हटाने से क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी क्यों ना हो, नेपाली कांग्रेस क्यों ना हो, अन्य छोटी छोटी पार्टीज क्यों ना हो, उनके अपने सपोर्टर्स हैं, सब राज्यों में सपोर्टर्स हैं। एक वर्ग को आप हटा देते बिल्कुल। और फिर आप कह रहे हैं कि वो लोग अलग से रहें, और उन लोगों को आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जो पार्टी है उसको हमने बहाल कर दिया है और आप हमें वोट दीजिए। ये तो फिर डेमोक्रेटिक तरीका तो नहीं हुआ। और बात यह है कि अगर आप इन अनडेमोक्रेटिक तरीकों से इलेक्शंस कराएंगे तो कोई स्टेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं। वो अराज्यता जो है, वो अनाकी जो है, वो बिल्कुल कंटिन्यू हो जाएगी। और ये जो हमने देखा नेपाल में कि वो बिल्कुल अनाकी चाहते थे, जो डेमोक्रेसी बांग्लादेश में हुई थी कि वो मॉब्स का आना, जो बहुत सारे लोग युवा जो हैं तादाद में आना, फिर पुलिस में इनके उनके वेपन्स छीन लेना, वो भी नेपाल में हुआ और बांग्लादेश में भी वही हुआ। बांग्लादेश में तो कई पुलिसमैन हज़ारों में उनकी मौत करा दी गई थी, उनके अपने वेपन से उनको मार दिया था। और फिर जो है कहना कि अब हम ये चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज, इससे स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। क्योंकि जिन लोगों, हज़ारों पुलिस में जो है जिनकी मौत हुई है, उनकी फैमिलीज़ का हालत देखिए। और वो भी कहते हैं कि बाकी पुलिस की हम कैसे करें अपना काम। जी जी। तो ये डीमोरलाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सिंह दरबार पे जाना, एंटी करप्शन कमीशन पे जाना, सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नष्ट भ्रष्ट करना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नेपाल में जाके निकालना, उनकी बीवी पे अत्याचार करना और उनको आग लगाना, और शेर बहादुर देवबा और उनकी बीवी को, मतलब उनके कपड़े, ये बिल्कुल ही कहाँ का न्याय है, बिल्कुल ही जो है अनएक्सेप्टेबल है। तो बिल्कुल साफ साफ बता रही हैं वीना सीकरी, जो कि पूर्व राजदूत हैं, साफ कह रही हैं कि जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत हद तक बांग्लादेश से भी मिलता है। हालांकि बांग्लादेश से संबंध भारत के कमज़ोर हुए हैं हाल के महीनों में मौजूदा अंतरिम सरकार में, लेकिन उम्मीद जता रही है कि नेपाल में जो भी सरकार होगी उससे भारत के संबंध अच्छे होंगे। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको बहुत हद तक बांग्लादेश से मिलता जुलता बता रही हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।